गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। क्लास 11th में हमने पीछे जो है आपको फैमिली वगैरह के बारे में बताया था और उसमें हमने 2 फैमिली को डिस्क्राइब भी किया था। अब बाकी जो फैमिली बनती है उसको आप सेल्फ स्टडी करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे बुक से देख करके या PDF के माध्यम से। आज हम जो है आपको अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है कोशिका संरचना और कार्य। ये अगली एक इकाई है, यूनिट है। उस यूनिट में ये है और ये बॉटनी का पोर्शन है, वनस्पति विज्ञान का पोर्शन है। इसमें हम पहले कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, कोशिका के बाद कोशिका के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, कोशिका का सिद्धांत पढ़ेंगे, इसके बाद छोटी और बड़ी कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें जो है हम आपको बताएंगे। पहले समझ लीजिए कोशिका क्या है। कोशिका जो होती है वह जीवधारियों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। मतलब संरचना की इकाई और कार्य की जो इकाई होती है वह कोशिका कहलाती है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में किया था। यह कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने, कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में की थी। मतलब 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। इन्होंने क्या किया था कि एक कार का टुकड़ा लिया। कार का मतलब होता है डेड सेल या पौधे का जो तना होता है, मतलब जो छिलका होता है, जो तने का जो छिलका होता है उसको हम कार कहते हैं। इन्होंने कार का टुकड़ा लिया और टुकड़ा लेकर के उसकी एक पतली स्लाइस, पतली पत्ती, मतलब पतला जो है उसका काटा, उसको सेक्शन काटा है। मतलब कोशिका जो होती है वह जीवधारियों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहलाती है और कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में किया था। रॉबर्ट हुक ने जब कोशिका की खोज की थी उस समय सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नहीं हुआ था। उन्होंने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोशिका की खोज की और उन्होंने क्या किया, एक कार का टुकड़ा लिया। कार का टुकड़ा आपने देखा होगा, पहले जो है पुराने समय में लैब वगैरह में जो बड़ी बड़ी बोतलें होती थी, उन बोतलों को ढकने के लिए ढक्कन के रूप में जो होता है कि कार सेल का इस्तेमाल किया था, मतलब कार का इस्तेमाल किया जाता था। तो उसी कार को लिया था। तो वह जो तने का जो छिलका होता है, तने का जो बाह्य आवरण होता है, उसी को हम कार कहते हैं। ठीक है। और उस कार के टुकड़े का उन्होंने क्या किया, एक पतली स्लाइस काटी, एक जो है पतला सा अनुप्रस्थ काटा और अनुप्रस्थ काटने के बाद जो स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी थी उसकी सहायता से इन्होंने क्या किया, देखा और देखने के बाद उनको जो है मधुमक्खी के छत्ते के समान जो रचना क्या होगी, दिखाई दी। इस तरह खाली कोशिकों की समान जो रचना उनको दिखाई दी। तो इन्हीं कोशिकों को उन्होंने क्या कर दिया, जो है इसमें से जो एक कोशिक था उसको उन्होंने कोशिका नाम दिया या सेल नाम दिया। ठीक है। उन्होंने बताया कि जैसे मधुमक्खी के छत्ते के निर्माण में कई छोटे छोटे कोशिक भाग लेते हैं, उसी तरह जीवधारियों के शरीर के निर्माण में छोटी छोटी इकाइयां भाग लेती हैं और इन्हीं इकाइयों को हम कोशिका नाम देते हैं। जैसे आप देखते हो जब किसी कोई घर है, घर की नींव जब रखी जाती है तो एक ईंट क्या होती, कोशिका होती है और ईंटों का जो समूह होता है वह ऊतक कहलाता है और ऊतक से जो होता है एक दीवार तैयार हो जाती है चारों तरफ की। और जब दीवार तैयार हो जाती है तो इसके बाद जब उसके ऊपर छत लग जाता है तो वह घर कहलाता है। तो वही चीज़ है कि हमारे शरीर का निर्माण छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है और लाखों अरबों जो होती हैं इकाइयाँ मिलकर के, छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर के एक जीव का निर्माण करती हैं। जैसे कोशिका है, कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाएगा, ऊतक का समूह जो होता है वह अंगतंत्र कहलाता है, अंगतंत्र का समूह जो है अंग कहलाता है और अंग का जो समूह होता है वह एक जीव का निर्माण करता है। अंगों के समूह जो आपस में मिल करके एक जीव का निर्माण कर देते हैं। ठीक है। तो वह जो है कोशिका कहलाती है।
इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। बाद में ये देखा गया कि जिसके की जो है कोशिका की उन्होंने खोज की थी वह कोशिका नहीं थी, कोशिका भित्ति थी। तो वो बात की बात है, वो अलग चीज़ है, लेकिन आप यही मान के चलेंगे कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में जो है कार के टुकड़े की सहायता से किया था। और उन्होंने जो होता है उसे जो मधुमक्खी के छत्ते के समान जो कोष्ठ थे, जो चैम्बर थे, उसमें से एक कोष्ठ को, जो एक खाली कोष्ठ था, उस कोष्ठ को उन्होंने कोसा नाम दिया, कोशिका नाम दिया। और उन्होंने बताया कि जो छोटी जैसे मधुमक्खी के छत्ते के निर्माण के लिए जो छोटे छोटे कोष्ठकों की आवश्यकता होती है, उसी तरह जितने भी जीवधारी होते हैं उनके शरीर के निर्माण के लिए इन छोटी छोटी इकाइयों की आवश्यकता होती है। उन्हीं छोटी छोटी इकाइयों को उन्होंने कोशिका नाम दिया। फिर इसके बाद धीरे धीरे इसका इतिहास बढ़ता गया। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग चीज़ों की खोज की। अलग जो है जैसे जो है एंटोनी वान लीवेनहॉक थे, एक वैज्ञानिक दूसरे थे एंटोनी वान लीवेनहॉक। एंटोनी वान लीवेनहॉक ये एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने जो है दांतों की जो खुरचन थी, उनको दांतों को उन्होंने खुरचा और खुरच करके जो होता है उसको देखा माइक्रोस्कोप में, सूक्ष्मदर्शी में। तो उन्होंने देखा कि छोटे छोटे जो है जीव दिखाई देते हैं। उन छोटे छोटे जीवों को उन्होंने जो उनके जो समूह थे उनको एनिमल क्यूल्स कहा। एनिमल क्यूल्स उन्होंने नाम दिया। ये और इसमें जीवाणु थे, प्रोटोजोआ थे, शैवाल थे, उन सब चीज़ों का उन्होंने उसमें स्टडी किया। तो उसमें पाया तो कुछ जो होते हैं जल में पाए जाते थे, कुछ जो होते हैं दांतों की खुरचन में उनको दिखाई दिए। तो उसके आधार पर एंटोनी वान लीवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक कहते हैं या फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले जो है सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया था। ठीक है, ये हमने कहा कि बताया ना, इन्होंने क्या किया कि दांतों की जो खुरचन ली, उस खुरचन को उन्होंने स्वनिर्मित माइक्रोस्कोप से देखा तो उसमें छोटे छोटे जीव जो होते हैं, अमीबा है, जीवाणु है, इसके अलावा शैवाल वगैरह उनको दिखाई। तो जब दिखाई दिए तो उसी के आधार पर उनको जो है कहा जाता, उन जीवों के जो समूह थे उनको एनिमल क्यूल्स उन्होंने कहा। ठीक है, इसके बाद जो आगे जब बढ़ेंगे, इसके बाद जो दूसरे वैज्ञानिक आए एक रॉबर्ट ब्राउन थे। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, देखा कि कोशिका के अंदर एक गोलाकार रचना पाई जाती है। उस गोलाकार रचना को उन्होंने केंद्रक नाम दे दिया था। तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। इसके बाद दूसरे वैज्ञानिक आए ह्यूगो वान बोल आए। ह्यूगो वान बोल ने जो है प्रोटोप्लाज्म की खोज की थी। उन्होंने कहा कि इसके अंदर कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ होता है वह प्रोटोप्लाज्म कहलाता है और जो जीवन का भौतिक आधार कहलाता है। ठीक है, इसके बाद जो होता है कि इन सब खोजों के बाद जो है अंत में जो है लास्ट में आता है कोशिका सिद्धांत किसे कहते हैं। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन करने का काम स्लीडेन और स्वान ने किया था। तो ये दूसरा आता है कोशिका सिद्धांत। ठीक है, कोशिका सिद्धांत। तो आप बताएंगे कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो था वह स्लीडेन और स्वान ने किया था। स्लीडेन एंड स्वान, ये दो वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इन्होंने बताया कि कोशिका जो थी वह जीवधारियों की संरचनात्मक इकाई होती है, क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका जो है जीवधारियों की आनुवंशिक इकाई होती है, आनुवंशिकता की इकाई कहलाती है। और कोशिका जो होती है, कोशिका का जो निर्माण होता है पहले से उपस्थित जो होती है वह पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति जो होती है पूर्ववर्ती कोशिका से होती है। इसको बताने का काम विर्को एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। तो विर्को नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जो पूर्ववर्ती कोशिका होती है उसी से नई कोशिका का निर्माण होता है। उन्होंने आमनिस सेलुला ई सेलुला करके दिया था, एक टर्म दिया था आमनिस सेलुला और ई सेलुला करके। तो वह होता है कि कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत स्लीडेन स्वान आते हैं और उसी में विर्को भी एक वैज्ञानिक आ जाते हैं। तो लास्ट में विर्को ने कोशिका सिद्धांत को जो है सही रूप में प्रतिपादित किया। पहले स्लीडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगर आपसे कोई पूछता है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया तो आप बताएंगे स्लीडेन और स्वान ने किया। और स्लीडेन और स्वान ने कहा कि कोशिका जो है जीवधारियों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका जो है जीवधारियों की आनुवंशिकता की इकाई होती है। कोशिका जो है जो पूर्ववर्ती जो कोशिकाएं होती हैं, मतलब पूर्ववर्ती कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसको देने का काम विर्को नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है,
इसके बाद आता है कोशिका के प्रकार आता है। कोशिका दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वह जीवाणु और नीले हरे शैवालों में पाई जाती है, ठीक है। और जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें केंद्रक का अभाव होता है, केंद्रक की चारों तरफ केंद्रक कला नहीं पाई जाती है, ठीक है। और उसके अंदर जो कोशिकांग होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गिकाय, लाइसोसोम, ये सब क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, ठीक है, नहीं पाए जाते हैं। और उनके अंदर जो होता है 70 प्रकार का राइबोसोम होता है, 70 टाइप का राइबोसोम होता है प्रोकैरियोटिक के अंदर। और उसके अंदर जो डीएनए होता है वह हिस्टोन प्रोटीन से बंधा नहीं होता है, संबद्ध नहीं रहता है, जुड़ा नहीं रहता है। जबकि जो यूकैरियोटिक होती है उसमें केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। और केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक कला पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो कोशिकांग होता है वह उपस्थित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गिकाय, लवक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इनमें जो राइबोसोम होता है वह 80S प्रकार का होता है यूकैरियोटिक में। और यूकैरियोटिक में डीएनए जो होता है वह हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। जीवाणु और नीले हरे शैवाल को छोड़कर सभी कोशिकाएं क्या होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। और कोशिकाओं का जो आकार होता है गोलाकार होता है, अलग अलग आकार की, अंडाकार होता है, अलग अलग आकार की होती है कोशिकाएं पाई जाती हैं। और सबसे जो छोटी कोशिका होती है, स्मॉलेस्ट जो कोशिका होती है उसको हम कहते हैं माइक्रोप्लाज्मा। सबसे जो छोटी कोशिका होती है, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका को माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है। माइक्रोप्लाज्मा गैलिसेप्टिकम कहलाता है, ये सबसे छोटी कोशिका होती है। या इसी को हम पीपियलो कहते हैं, पीपियलो। तो प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिक, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिक, ये पीपियलो का पूरा नाम होता है। ये सबसे छोटी कोशिका होती है। सबसे जो है लंबी कोशिका जो होती है वो तंत्रिका कोशिका होती है, ठीक है। तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका कहलाती है। वह जो सबसे लंबी कोशिका होती है, सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका जो है वह सबसे बड़ी कोशिका होती है, लार्जेस्ट सेल होती है, जो जंतुओं में पाई जाती है, ठीक है। तो सबसे बड़ी कोशिका क्या होगी, सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका, ये आपसे पूछा जाएगा। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा गैलिसेप्टिकम कहलाता है या पीपियलो कहलाता है। तो प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिक, तो प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिक जो होता है वो सबसे छोटी कोशिका होती है। और सबसे बड़ी जो कोशिका होती है उसको तंत्रिका कोशिका कहते हैं। और तंत्रिका कोशिका की लंबाई लगभग 1 मीटर के आसपास होती है, ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक हो गया, कोशिका सिद्धांत हो गया, ठीक है। सबसे छोटी और बड़ी कोशिका हो गई। और सबसे जो होते हैं कि जो होता है इसमें जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है वह भी एक कोशिकीय जो है वह सबसे बड़ी कोशिका कहलाती है। इसके बाद जंतु और पादप में अंतर आता है। जंतु और पादप कोशिका में क्या अंतर होता है, तो आप जानते हैं कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। जंतुओं में कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति के कारण इनका आकार जो होता है निश्चित नहीं होता है, जबकि पौधों में जो है कोशिका भित्ति के कारण उनका आकार निश्चित होता है। जंतुओं में जो होता है लवक नहीं पाया जाता है, प्लास्टिक नहीं पाया जाता है, जबकि पौधों में जो होता है वो प्लास्टिक या लवक पाए जाते हैं। अगला नंबर है कि जंतुओं में लाइसोसोम उपस्थित होता है, पौधों में लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं। जंतुओं में जो संचित भोजन होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, पौधों में जो संचित भोजन होता है वह स्टार्च के रूप में होता है। इसमें जो होता है कि कोशिका द्रव विभाजन जो होता है वह विदलन द्वारा होता है। और इसमें कोशिका द्रव का जो विभाजन होता है वो कोशिका प्लेट विधि द्वारा होता है। कोशिका प्लेट जो विधि होती है उसके द्वारा होता है, ठीक है। तो आज हमने यहाँ तक PDF भेजा था और यहीं तक जो था आपका वीडियो है, ठीक है। धन्यवाद।